जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़ो और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बिज़नेस लॉ का। इसमें कुछ टर्म्स हम सीखेंगे जो कि हालांकि एक बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन ये आपके पूरे बिज़नेस लॉ में यूज़ होंगी। जिस तरह आपने जब पीआरसी लेवल पे अकाउंटिंग सीखी होगी तो आपने दो अल्फाज सीखे होंगे, मेरा ख्याल है शायद स्टार्टिंग लेक्चर में, डेबिट और क्रेडिट। और फिर आपने देखा होगा कि इसके बाद तकरीबन काउंटिंग के हर टॉपिक में ये अल्फाज यूज़ होते हैं। तो जो अल्फाज किसी भी, और ये सिर्फ काउंटिंग के साथ नहीं है, हर सब्जेक्ट में इसी तरह है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जो बेस होते हैं उस सब्जेक्ट की, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। स्टार्ट में ज़रूरी होता है कि पहले उन अल्फाज को, उन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। तो आज के लेक्चर में हम वो अल्फाज सीखेंगे जो कि फ्रीक्वेंट तकरीबन हर चैप्टर में, बिजनेस लॉ के तकरीबन हर चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है जी। हमने उन कंसेप्ट्स को सीखना है आज के लेक्चर में। और ये समझ लीजिए कि जैसे अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट है, ये हमारे लॉ के डेबिट क्रेडिट होंगे। ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जो कि फ्रीक्वेंटली तकरीबन हर चैप्टर में यूज़ होने हैं। ठीक। फिर इसके बाद कुछ इंट्रोडक्टरी, मतलब कुछ आपको जो बुक्स का स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके साथ फेमिलियर करवाना है। एक तो हमारा अपना जो बुक का, जो मैंने आपसे कहा था कि कोर रीडिंग मटेरियल होगा, और फिर आई कैप की बुक का स्ट्रक्चर भी। हालांकि आप उसके साथ फेमिलियर होंगे, लेकिन जाहिर है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आप उससे पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अगर वो इस सब्जेक्ट में, इस सिलेबस में कहीं पे यूज़ होती है, तो मैं वहाँ पे ये एज्यूम नहीं करूँगा कि आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, बल्कि मैं एज्यूम करूँगा या तो आपने पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा है तो भूल चुके हैं। तो मैं हर वो चीज़ जो उससे पहले इस सब्जेक्ट में यूज़ हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर आप पीआरसी लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो उसके बावजूद मैं इस क्लास में उसको डिस्कस करवाऊंगा। ये हमारा जनरल रूल होगा। तो आई कैप की बुक का स्ट्रक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये चैप्टर मैंने आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया है, और ये बुक शॉप पे भी अवेलेबल होगा। अगर कोई स्टूडेंट हार्ड फॉर्म में इसको बाय करना चाहे, बुक शॉप पे अवेलेबल है, वरना सॉफ्ट फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म से भी पढ़ सकते हैं और असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बुक जो है वो नेक्स्ट वीक में अवेलेबल होगी, यानी तकरीबन 4-5 दिन के बाद। ठीक है, तो तब तक अगर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो शेयर कर दिए गए आपके साथ। अच्छा, स्ट्रक्चर जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहे होंगे। सबसे पहले देखें, आप जब किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर पे जाएंगे ना, स्टार्ट में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा, जो आपको पहला पेज मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा पहला पेज है किसी भी चैप्टर का। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको चैप्टर का नाम नजर आ रहा होगा, चैप्टर का टाइटल, नंबर और टाइटल, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड जो भी इसका टाइटल है। फिर इसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये लर्निंग, एलओ मीन्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं हम एक कंसेप्ट को। इसका मतलब ये हुआ, इस चैप्टर में हमने तकरीबन 5 कंसेप्ट सीखने हैं। एलओ 1 2 3 4 5 नंबरिंग दी हुई है उसने। हमने पूरे चैप्टर को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये सम टाइम ऐसा होता है कि हर कंसेप्ट के अंदर भी छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि एक बड़ा कंसेप्ट है। जैसे टाइप्स ऑफ ऑफर है, तो उसमें जाहिर है कोई एक टाइप ऑफ ऑफर तो नहीं होगी, कोई 2 3 4 होंगी टाइप्स ऑफ ऑफर। तो वो हो सकता है अलग-अलग छोटे छोटे सब कंसेप्ट हों। मेन कंसेप्ट ये एक है। तो इस चैप्टर के पहले पेज को देख के आपको क्या पता चल गया कि इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं? 5 कंसेप्ट। और कौन कौन से कंसेप्ट हैं वो ये उसके आगे लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, फिर इसके आगे लिखा हुआ है ये आई कैप बुक रेफरेंस। ये आई कैप बुक रेफरेंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आई कैप की बुक को भी साथ साथ
रीड करना चाहते हैं या सिर्फ आई कैप की बुक से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर तो आपने इंस्ट्रक्टर बुक से पढ़ना है तो इसके नीचे चलिए, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में वो कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं हमने आई कैप की बुक से पढ़ना है तो आप आई कैप की बुक को ओपन कीजिए। आई कैप की बुक में किस चैप्टर पे जाना है? चैप्टर नंबर 2 पे। पहला बॉक्स बताएगा चैप्टर नंबर 2 और फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर कौन सा है? सेक्शन 1। ठीक है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आई कैप की बुक में आपने कैसे जाना है। फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो भी कंसेप्ट क्लास में स्टडी करेंगे वो आपको बताया जाएगा कि हमारी इंस्ट्रक्टर बुक में वो किस जगह पे मौजूद है, और साथ ही साथ हर कंसेप्ट के बारे में ये भी बताया जाएगा कि आई कैप की बुक में वो किस जगह पे मौजूद है। जो स्टूडेंट आई कैप की बुक से पढ़ना चाहें या दोनों जगह से पढ़ना चाहें, उनके लिए आसानी हो जाए, वो आसानी से उस जगह पे पहुंच सके। क्योंकि बाज़ औक़ात कंसेप्ट की तरतीब फ़र्क होती है, जैसे कुछ कंसेप्ट हो सकता है हो चैप्टर 2 में ही, लेकिन अगर हमें लगता है कि जी वो कंसेप्ट पहले पढ़ा होना ज़रूरी है तो वो हम तरतीब उसको पहले कर लेते हैं। आई कैप कहता है कि जी हर कंसेप्ट चैप्टर 2 में मौजूद होगा, वो मैं टेस्ट करूंगा। कंसेप्ट सारे वही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक कंसेप्ट को समझने से पहले दूसरा कंसेप्ट समझना ज़रूरी होता है। कंसेप्ट की तरतीब भी अहम होती है, वरना वो समझ में नहीं आते। तो सम टाइम हम स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसका, या स्टूडेंट के जो कैलिबर को सामने रखते हुए कंसेप्ट्स की तरतीब को चेंज कर देते हैं। कंसेप्ट सारे पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तरतीब बाज़ औक़ात चेंज होगी। तो इसीलिए हो सकता है कि जो आई कैप की बुक का चैप्टर 2 में रेफरेंस है, सम टाइम सेक्शन 2 पहले आ जाए, सेक्शन 1 बाद में आ जाए। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, सेक्शन 1 पहले आ देखें, सेक्शन 2 बाद में। लेकिन बाज़ औक़ात तरतीब आगे पीछे हो सकती है, चैप्टर वही होंगे। तो ये आपको समझ लग गई। हर चैप्टर का पहला पेज क्या होगा? कंसेप्ट्स टोटल कितने हैं, फिर उसके बाद उन कंसेप्ट्स का टाइटल कौन कौन से हैं, और आई कैप की बुक का रेफरेंस होगा। हमेशा इंशाल्लाह यही होगा। एंड पे है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? देखें, आई कैप ने अपनी बुक के अंदर क्वेश्चंस भी हर कंसेप्ट के साथ ऐड किए हुए हैं। अब वो क्वेश्चंस जो आई कैप ने ऐड किए हैं वो दो तरह के हैं। एक वो क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर्स के हैं, ये अमूमी तौर पे थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। मॉडरेट लेवल की लेंथ होगी इनकी, या हाई लेंथ होगी, ज़्यादा लेंथ, मतलब पैराग्राफ ज़्यादा होंगे। और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट पेपर्स के नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं। आई कैप ने उस कंसेप्ट को समझाने के लिए छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बनाई हुई हैं। दो तरह के क्वेश्चन होंगे। जो एग्जाम्पल्स होंगी वो आपने रीड कर लेनी है, ठीक है, समझ लेनी है। उनको एग्जैक्ट पेपर फॉर्मेट में हम असाइनमेंट में दोनों करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा, और दोनों आपने रिटन फॉर्म में करने होंगे। लेकिन जो मेरा ज़्यादा जोर होगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, या जिन क्वेश्चंस को बेस बना के मैंने आपकी प्रेजेंटेशन डेवलप करनी है, वो आई कैप के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। तो हर आई कैप की अगर आप बुक देखेंगे, उसमें एक बुक के अंदर आपको कंसेप्ट भी मिलेंगे और उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चंस दो तरह के होंगे। कौन कौन से? एक पास्ट पेपर्स के, और दूसरे वो जो पास्ट पेपर्स के नहीं है, उन्होंने खुद से बनाए हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस हमारी बुक में भी होंगे, क्योंकि जो हमारी बुक का ऑब्जेक्टिव था बनाते हुए वो ये था कि इसमें आई कैप की बुक की हर चीज़ मौजूद हो, प्लस उसको हम सिंप्लीफाई करें, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें जो आई कैप की बुक में नहीं है लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, उनको भी ऐड कर दिया जाए। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे चलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसीलिए इंशाल्लाह आई कैप की बुक का तकरीबन हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप उसको मैच भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहा करता हूँ कि आपने एक दफ़ा अगर हमारी वाली बुक से भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा, यानी इस सेशन में कम से कम एक दफ़ा आई कैप की बुक को भी आपने रीड कर लेना है, ताकि कम से कम आपको ये तसल्ली हो जाए कि उसके सारे कंसेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये अपेंडिक्स, इसमें आप देखेंगे हर कंसेप्ट के साथ उसके क्वेश्चंस मौजूद हैं।
आई कैप की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो हर कंसेप्ट के साथ मौजूद है, पास्ट पेपर के भी और अदर देन पास्ट पेपर्स के भी। लेकिन हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे सिर्फ उनका क्वेश्चन है। आई कैप ने क्या किया, क्वेश्चन भी दिया, साथ नीचे सोल्यूशन भी दिया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्वेश्चन करते करते अचानक सोल्यूशन पे नज़र पड़ जाती है, तो पता चल जाता है इसने कैसे सॉल्व होना है। तो वो एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है हमें कि इसको इस तरीके से सॉल्व होना है, फिर माइंड ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने सोल्यूशन को एंड पे शिफ्ट कर दिया, ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो गलती से भी आपकी नज़र सोल्यूशन पे ना पड़े। इसीलिए जो आपको जितने भी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे क्वेश्चंस मिलेंगे उनका सोल्यूशन एंड पे मिलेगा। अपेंडिक्स सोल्यूशन टू प्रैक्टिस, क्वेश्चन ऊपर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे, सोल्यूशन नीचे है। और फिर जो कि हमारे पेपर में एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो फिर इस चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज भी हैं। क्लियर? ये है हमारा पहले पेज का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद जब आप ये समझ आ गया, क्लियर, पहला चेकमेंट यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। आगे चल नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको ये छोटा सा ग्राफ, ये ऊपर छोटी मोटी कमेंट्री है, ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। ये पढ़ लें तो अच्छी बात है, ये याद नहीं करनी होती। ये वाली चीज़ जो है ना याद नहीं करनी, ये सिर्फ आपके रीडिंग कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे क्या चलने वाला है। यह है पास्ट पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस। इसमें आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में पास्ट पेपर में कब कब कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ जगहों पे जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक केस स्टडी जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है, अमूमी तौर पे ऐसा नहीं। लेकिन अब रिसेंट जो आई कैप का ट्रेंड चेंज हुआ, शायद मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर सिलेबस चेंज ना भी हो ना तो सम टाइम एग्जामिनर का जो टेस्टिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो रिसेंटली उसका टेस्टिंग स्टाइल चेंज हुआ है। अब बाज़ औक़ात केस स्टडीज़ जो है वो 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स को मिला के भी पूछ लेता है। तो अगर कोई मिक्सर हो ना तो फिर हम अपनी जजमेंट की बेस पे उसके बाइफर्केशन करते हैं कि 6 नंबर की केस स्टडी में अगर 2 कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि 3 नंबर का एक कंसेप्ट है, 3 नंबर का दूसरा कंसेप्ट है। लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि एक कंसेप्ट जो है वो छोटा है, दूसरा कंसेप्ट बड़ा है, तो एक 2 का होगा, एक 4 का होगा। तो जजमेंट की बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये में भी कुछ फ़र्क आ जाए, 1-2 नंबर का या इस तरह फ़र्क, लेकिन ये आपको ओवरऑल ट्रेंड बताएगा कि चैप्टर पास्ट पेपर में किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता चल जाती है ओवरऑल क्या है। जैसे इसको देख के मुझे लग रहा है कि पास्ट में, रफ सा आइडिया लगा रहा हूँ, पास्ट में तो कोई इतनी ज़्यादा इसकी टेस्टिंग नहीं होती थी, तकरीबन 4-5 नंबर की होती थी। लेकिन रिसेंटली अब जो टेस्टिंग कर रहा है वो 6-7-8 नंबर पे चला गया है। थोड़ा सा उसने अपने टेस्टिंग लेवल इस चैप्टर में इंक्रीज कर दिया। ये रफ सा एस्टीमेट इससे लग जाता है। नीचे अटेम्प्ट लिखी है और ऊपर उसने बताया हुआ है कि किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में टेस्ट हुआ था। ये समझ आ गया आपको? ये सिर्फ आपको ट्रेंड एनालिसिस शो करवाने के लिए है। इससे आपने कभी भी सिलेक्टिव स्टडी का डिसीजन नहीं करना। स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, वो इस तरह का अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा ये 3 अटेम्प्ट्स में टेस्ट नहीं हुआ, फिर अगली 3 अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ है, अब टेस्ट नहीं होगा, या इस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, इसमें नहीं हुआ, फिर इसमें हुआ है, इसमें नहीं होना। आई कैप इस तरह के जो आप गैस करते हैं और सिलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसको डिस्करेज करता है। वरना ये देखें, अगर आप किसी स्टूडेंट ने इस अटेम्प्ट में ये ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश की, भाई इधर टेस्ट हुआ, इधर नहीं हुआ, फिर इधर हुआ, अब इस अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है तो उसका गैस कर रहा होगा तो क्या करेगा, टेस्ट नहीं होगा। आई कैप ने लेकिन 6 नंबर के साथ ज़्यादा नंबर के साथ टेस्ट कर लिया। आई कैप इस तरीके से करता है। इसको आई कैप नाम देता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, कि पेपर मैं अनप्रिडिक्टेबल रखूंगा, बच्चा प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा, चाहे वो ट्रेंड के सामने रख के क्यों ना प्रिडिक्शन करने की कोशिश करे। आई कैप ट्रेंड को भी बाजू का डेविएट करता है जानबूझ के, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ये है ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर में आप क्या सीखने जा रहे हैं, ये भी याद करने की नहीं, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चैप्टर में चल क्या रहा है, ये चैप्टर क्या चीज़ आपको सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर एकदम से शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं आगे क्या आने वाला है। ये आपके पूरे चैप्टर का स्कोप बताएगा कि इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना, वो इस जो ओवरव्यू में 2-3 बातें आपको बताई गई हैं इसके इर्द गिर्द घूमेंगे।
वो जब आपको पता चल जाता है ना कंसेप्ट में क्या क्या ऊंच कहाँ से है, कंसेप्ट की आगे चलेगा कहाँ तक, स्टार्ट कहाँ पे, एंड कहाँ तक है, तो उस कंसेप्ट की जो जड़ है ना वो मजबूत हो जाती है। इसलिए पहले ओवरव्यू आपको बताया, फिर एग्जामिनेबिलिटी कि एग्जाम पॉइंट, एग्जामिनेबिलिटी ऑफ द चैप्टर आपने अमूमी तौर पे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पढ़ना है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये कंप्लीट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ अहम है, क्या चीज़ अहम नहीं है। यानी इस चैप्टर में आई कि आप अमूमी तौर पे क्या टेस्ट करता है, आपको किस लिए तैयार होना है। ये तो वैसे आपको पास पेपर की प्रैक्टिस भी करेंगे उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ये आपको अमूमी तौर पे बताएगा कि आई कैप का फेवरेट एरिया इस चैप्टर में से क्या है। ये पेज समझ आ गया आपको, इसमें ग्राफ था, ओवरव्यू था चैप्टर का और एग्जामिनेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया हमने। फिर इसके बाद देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का टाइटल एग्जैक्टली वही होगा जो आपने ऊपर फर्स्ट पेज में टेबल फॉर्म में पढ़ा था। अब वही सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसी तरतीब से, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 इस तरीके से चलेंगे। हेडिंग्स दे के अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है ये मेन कंसेप्ट के नीचे सब कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, सब कंसेप्ट है उसकी एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है। फिर समटाइम हमने कुछ इस तरह का बॉक्स बना के उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन शेयर की होती है। ये अमूमी तौर पे हम बॉक्स उस वक्त नहीं बनाते जब कोई चीज़ कम अहम होती है, बल्कि हम बॉक्स, यानी मेरी आदत है मैं बॉक्स उस वक्त बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन बॉक्स में उस वक्त शेयर करता हूँ जब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम है। तो बाज़ का स्टूडेंट पूछते हैं सर ये जो बॉक्स में चीज़ें लिखी होती हैं क्या हमने ये भी याद करनी है कि सिर्फ ऊपर नीचे वाली चीज़ें याद करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादा अहम है, ये तो आपने ज़रूर याद करनी है। और एक और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं सर ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं क्या ये भी याद करनी है। यस, ये भी याद करनी है। देखिए हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, हो सकता है कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स का आदत ये हो को ब्रैकेट में वो चीज़ें लिखते हैं या हाईलाइट करके वो चीज़ें लिखते हैं जो एडिशनल हो, चाहे स्टूडेंट करे चाहे ना करे, ठीक है। लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं हाईलाइट करके या ये बॉक्स के बना के उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन होती है, जो ज़्यादा अहम होती है। जो इन्फॉर्मेशन अहम नहीं होती ना, बच्चा चाहे तो करे चाहे ना करे, वो मैं बुक में इंक्लूड ही नहीं करता। बुक में वो आपको कहीं मिलेगी नहीं, वो मैंने साइड पे लादा करके नोट किया हुआ है, वो मैं आपको क्लास में ज़बानी कलामी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने नहीं करनी ना वो बुक में है ही नहीं, मैंने डाली नहीं है, और जो चीज़ें आपने करनी है कोई बुक में डाल। तो उसका दूसरा मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि आपने इस किताब में हर चीज़ को कवर करना है, कोई चीज़ भी छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हाँ, याद कैसे करेंगे वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा कि याद किस तरीके से करना है। जी ये कंसेप्ट क्लियर हो गए, ये पता चल गया आपको कंसेप्ट। तो बॉक्स वाली चीज़ें और ब्रैकेट वाली चीज़ें आपने करनी है कि नहीं करनी, वो भी करनी है, शाबाश। एंड पे देखिए इसी तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, उसके एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आया उसके एंड पे आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस आई कैप की बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है, आई कैप की बुक के चैप्टर 2 में है, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, दो एग्जाम्पल जिसके ऊपर बेस कर रही हैं। हमने उन दोनों एग्जाम्पल को मिलती जुलती थी चूंकि उसको एक को पार्ट ए कर दिया, एक को पार्ट बी कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो आई कैप की बुक से कर लें, चाहे तो यहाँ से कर लें, चूंकि सेम उधर ही है। तो इसका मतलब है अगर आप इस बुक को प्रिपेयर करते हैं, आई कैप की बुक को करने की जरूरत नहीं क्योंकि चीज़ें वही है। आई कैप की बुक को प्रिपेयर करते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, चीज़ें वही है। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दिया आपकी तसल्ली हो जाए। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है मेन कंसेप्ट, उसके नीचे सब कंसेप्ट, नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसी तरीके से आगे चलता रहा है। ये देखें चलता जा रहा है। हाँ, अहम चीज़ एक और यहाँ पे देखिए, ये आई कैप की बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आई कैप की बुक, एग्जाम्पल नंबर दे दिया, मैच करना चाहे जाके कर सकते हैं। आई कैप की बुक, एग्जाम्पल्स के नंबर दे दिए। क्वेश्चन 6 को देखिए, इसमें वो ये भी बता रहा है, क्वेश्चन है, ये भी बता रहा है आई कैप की बुक में चैप्टर 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई कैप अमूमी तौर पे एग्जाम्पल उसको कहता है जो उसने खुद से आपको समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बना के दी हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको कहता है जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन होता है।
तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का लफ्ज़ आई कैप किस लिए यूज़ करता है? पास पेपर के क्वेश्चन के लिए। और अगर जो पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपको मिसाल देनी है कंसेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई कैप की बुक में एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल की शक्ल में है, हमने एग्जाम्पल को क्वेश्चन की शक्ल में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आपकी टेस्टिंग भी हो। इस बात की शायद आपको समझ ना आए, इग्नोर मारे इसको, सिर्फ ये करना है आपने कि क्वेश्चंस को सबको अटेम्प्ट करना है, एग्जाम्पल्स को भी करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी। मैं ज़्यादा जो आपको एम्फेसिस करवाऊंगा, डिटेल में डिस्कशन हर एक की होगी, एक एक एग्जाम्पल की भी इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जब होगा ना, मैं आपको ज़्यादा अटेंटिव करवाया करूंगा कि इसके तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर हमने फोकस करना है। यहाँ पे आप देखें, उसने अपनी बुक का रेफरेंस भी दे दिया है और साथ में ये क्या दिया है, आई कैप कैप 4 लेवल। कैप 4 क्या है? बिजनेस लॉ आपके सब्जेक्ट का नंबर है। और स्प्रिंग 2016 ये क्या है? इसका मतलब है ये क्वेश्चन स्प्रिंग 2016 में आया था। उस पेपर के अंदर अगर आप स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन पेपर ओपन करें, उसमें कौन से वाला क्वेश्चन नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का था। तो दोनों रेफरेंस है, आई कैप के पास पेपर का भी और आई कैप के प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी। अच्छा, यहाँ पे आप नोट कीजिए, इस दफ़ा ये मैंने एक चीज़ ऐड की है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 6 के आगे क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 7 मिनट्स। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट की जब टाइम मेंशन नहीं होता, जो चीज़ देखिए हमारी नज़रों के सामने नहीं होती ना, हमारा उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता, नेचुरल है। तो जब टाइम मेंशन नहीं होता था ना, मैंने ये चीज़ नोट किया कि बच्चे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वो समझते थे ओपन एंड है, जितने मर्जी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का कंप्लीट होना ज़रूरी है। देखिए, क्वेश्चन का आपके आंसर का कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसका विद इन टाइम होना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का ना कि कंप्लीट तो हो गया लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया, बच्चे को पता नहीं चलता था। पता उसको चलता था जब वो टेस्ट देता था या जब वो एग्ज़ाम आई कैप का देता था, तब पता चला पेपर ही पूरा नहीं हुआ। सर पेपर आता तो था सारा, एंड पे 1 या 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इसलिए पहले दिन से अब मैंने आपकी इस सेशन में प्रैक्टिस करवानी है या जोर देना है इस चीज़ के ऊपर कि आपने एग्जाम्पल तो चलें जैसे करना, एग्जाम्पल में तो सीख रहे हैं ना, वो तो ओपन एंडेड है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब भी आई कैप का पास पेपर का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व लिखा होगा, आपके लिए ज़रूरी है आपने उसी टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना है। शुरू शुरू में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगी। क्लियर हो गया? एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने खुद से कैलकुलेट करके दिया हुआ है आई कैप के क्वेश्चन के साथ, लेकिन जिन क्वेश्चन में फर्ज कीजिए मैंने नहीं दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें और कोशिश करें थोड़ा सा इसमें इसको डाउनवर्ड असेस कर लें। राउंड ऑफ करते हुए अपवर्ड ना कीजिए, राउंड ऑफ करते हुए डाउनवर्ड कर लीजिए। जैसे 7.2 आया तो उसको 8 ना कीजिए, उसको 7 कर लीजिए। या अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं 7.2 को सेकंड्स में भी, तो 7 मिनट के साथ उसके सेकंड भी कर लें। 7.2 का मतलब क्या है? 7 मिनट 20 सेकंड नहीं, इसका मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 0.2 वो परसेंटेज में होता है, उसमें 100 डिजिट्स, और जो सेकंड्स हैं वो 60 में। ये 7 मिनट में सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये? इसी तरह फिर आगे देखें, इसी रेफरेंस उसी तरीके से चल रहे हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन देखें, इसी पैटर्न के मुताबिक है सर। ये एग्जाम टिप ये आपने याद करनी है कि नहीं करनी? भाई करनी है, ये ज़्यादा अहम है। इसके बाद आगे चल, एंड पे आगे चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हुआ? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज शुरू हुए, ये सारे एमसीक्यूज हैं। हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे ना, ये एमसीक्यूज। और फिर इसके बाद एमसीक्यूज का नीचे सॉल्यूशन है, ये एमसीक्यूज नंबर आ गया। फिर इसके बाद एमसीक्यू सॉल्यूशन और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ लिख दी गई, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, ना समझ आए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, 2, 3 उसी तरतीब से। क्लियर? समझ आ रही है? आई कैप अपनी वेबसाइट के ऊपर 4 रिसोर्सेज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज देता है। हर सब्जेक्ट के आपको 4 रिसोर्सेज मिलेंगे कैप पे। क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग प्लान। क्वेश्चन पेपर क्या है? पिछले
कई अटेम्प्ट्स में जो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर आई कैप ने टेस्ट किया था वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसका सजेस्टेड सोल्यूशन अवेलेबल है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, ठीक है, यानी एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, लेकिन साथ ही उसने सोल्यूशन में ये भी लिखा होता है ऊपर कहीं उसमें कि अल्टरनेट वर्डिंग के साथ भी आपने अगर अटेम्प्ट किया है, कंसेप्ट ठीक है, हम उसको करेक्ट मार्क करते हैं। फिर इसके बाद दो और चीज़ें, क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन, ये तो शायद आपको पता चल ही गया होगा सुन के इनका नाम। और चीज़ें एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान। मार्किंग प्लान क्या है वाला? मार्किंग प्लान ये है कि आपके सोल्यूशन में क्या चीज़ लिखी थी तो उसके मैंने कितने मार्क्स दिए, ठीक है, यानी ये चीज़ लिखी थी, इसका आधा नंबर। सोल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट है, पहले पॉइंट के लिखने के कितने नंबर थे, दूसरे पॉइंट लिखने के कितने नंबर थे, तीसरे पॉइंट लिखने के कितने नंबर थे। बाज़ औक़ात नंबर सेम होते हैं, बाज़ औक़ात नंबर डिफरेंट होते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर मेरे सोल्यूशन में क्या चीज़ देख के मुझे नंबर देता है, सोल्यूशन में क्या चीज़ देखे मुझे नंबर दे। ये मार्किंग प्लान भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे अहम चीज़ है एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं वो एरर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं पेपर को अटैम्प्ट करते हुए, जो आपके सीनियर्स ने अटैम्प्ट किए हैं। और जाहिर है जो आपके सीनियर्स ने गलतियां की, जो उनके लिए चीज़ मुश्किल लगी होगी जब वो आपकी जगह पे बैठे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी वही चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी। तो इसीलिए पहले से आपको बताने के लिए कि इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, आई कैप एग्जामिनर कमेंट्स शेयर करता है। मेरे ज़ाती ख्याल में आपके लिए जो सबसे अहम एजुकेशनल रिसोर्स है आई कैप की तरफ से, वो ये एग्जामिनर कमेंट्स हैं। इनको आपने ज़रूर पढ़ा करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप ये समझते हैं सजेस्टिव सोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन मुझे अंदाज़ा सोल्यूशन तक तकरीबन हर बच्चा कमोबेश पहुंच ही जाता है। असल चीज़ ये नहीं है कि आपने क्या सही करना है, असल चीज़ ये है किस गलती को अवॉइड करना है, ये सीखना है, गलती को अवॉइड करना। एग्जामिनर कमेंट्स आपको गलतियाँ सजेस्टिव सोल्यूशन बताता है क्या ठीक लिखना है, एग्जामिनर कमेंट्स बताते हैं क्या गलत नहीं लिखना, किन गलतियों को अवॉइड करना है। तो जब आप कोई कंसेप्ट के बेसिक्स पे होते हैं तो आपके लिए शायद सजेस्टिव सोल्यूशन ज़्यादा अहम हो, लेकिन जब आपकी कंसेप्ट को ग्रिप हो जाती है फिर आप कहते हैं मुझे गलतियां जो अवॉइड करनी है उनके ऊपर फोकस करूँ मैं। तो एग्जामिनर कमेंट्स वो गलतियां होती हैं। तो देखिए सजेस्टिव सोल्यूशन के नीचे जहाँ जहाँ अवेलेबल है, आई कैप ने कुछ अटेम्प्ट्स के पास में प्रैक्टिस होती थी, कुछ में नहीं होती थी। जहाँ जहाँ अवेलेबल है हमने एग्जामिनर कमेंट्स भी शेयर किए हैं, मार्किंग प्लान भी शेयर किए हैं। ये एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान आपको आई कैप की बुक में नहीं मिलेंगे। आई कैप की बुक में नहीं है, पेपर्स में होते हैं लेकिन आई कैप की बुक में नहीं होते। और पेपर्स भी आई कैप के पुराने आई कैप पेपर डिलीट कर दिया करता है। अब जो पुराने टीचर्स हैं साल से पढ़ा रहे हैं वो फिर हर अटेम्प्ट में पेपर डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं। जैसे मेरे पास तो 2002 का पेपर भी मौजूद है, क्वेश्चन पेपर भी है, कमेंट्स वगैरह भी हैं आई कैप की वेबसाइट पे, लेकिन अगर आप जाएं उसमें शायद आपको 2018 से पुराने या लगभग उससे पुराने टाइम के पेपर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम आई कैप की बुक में आपको किसी भी क्वेश्चन की नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस नहीं आई कैप की। लेकिन ये चूंकि मेरे ख्याल में सबसे अहम एग्जामिनर कमेंट्स है, सोल्यूशन से भी ज़्यादा अहम एग्जामिनर कमेंट्स है, इसलिए हमने हर क्वेश्चन के साथ उसको ऐड कर दिया। और मार्किंग प्लान भी, ये भी आपने लाजमी पढ़ने हैं, इसको इग्नोर नहीं करना, प्रिपरेशन का हिस्सा है। इसके बगैर आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो ऐसे जैसे अंधेरे में तीर चलाया वैसा ही होगा। एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम आपको बताते हैं टारगेट क्या करना है आपने, ठीक है, तो इनको पढ़ना जरूरी है, वरना दाएं बाएं घूमते रहेंगे कंसेप्ट के। एग्जैक्ट जो चीज़ लिखनी थी जिसका आपको नंबर मिलना था वो पता नहीं चल सकेगा, वो पता चलेगा एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम से। फिर इसी तरीके से आगे सॉल्यूशन है। अच्छा, कभी कभी ये एक नई चीज़ और है, मैंने इस अटेम्प्ट में ऐड किया, सुपर कंसेप्ट। सुपर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन जो होता है ना क्वेश्चन, उसके अंदर कोई मेन कंसेप्ट होता है। ये अभी कुछ क्वेश्चन में मैंने ऐड किया, कुछ में नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं ना उसमें फिर टाइम लगता है, सोचना भी पड़ता है। तो सुपर कंसेप्ट यूँ समझिए कि जैसे वो छोटे होते हैं ना, हम तो बचपन में कहानियाँ पढ़ा करते, शायद आपने भी पढ़ी हो, वो शहजादे वाली और जिन वाले। तो उसमें अक्सर ऐसा होता था कि जिन की जान जो है वो किसी तोते में होती थी कैद, तो उस तोते की गर्दन जिसने मरोड़ दी जिन मर गया, वरना जिनको जो मर्जी करते हैं उसकी गर्दन भी उतार दे वो दोबारा जुड़ जाया करती थी। ऐसा ही है, कुछ इसी तरह की कहानियाँ होती थी।
सुपर कंसेप्ट का कंसेप्ट क्या है? सुपर कंसेप्ट असल में किसी भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन के अंदर वो सबसे अहम चीज है जिसमें उस क्वेश्चन की जान है। जिस स्टूडेंट ने ये सुपर कंसेप्ट समझ लिया, पिक कर लिया, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर रूटीन की डिस्कशन है, मतलब बाकी चीजें भी लिखनी है, ये नहीं बाकी चीजें भी लिखनी, बाकी चीजें भी लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम चीज जो थी वो सुपर कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ऐड कर, इसका पर्पज एक ये है कि आखिरी महीने में जाके या आखिरी हफ्ते में जाके, वो पर्पज जिसके लिए मैंने इसको बनाना शुरू किया, आखिरी हफ्ते में जाके जब आपने रिवाइज करना है उस वक्त पूरे के पूरे पास्ट पेपर को अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ना, एक पास्ट पेपर आप एक क्वेश्चन आपके 15 मिनट ले जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके सुपर कंसेप्ट को पता कर लेंगे, आप कहेंगे बाकी तो इसमें रूटीन की चीजें, काम की चीज यही थी, तो वही आपका 30 सेकंड के अंदर उस कंसेप्ट के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अहम चीज है उसको 30 सेकंड में रिवाइज करवा देगा। इसीलिए हमने कोशिश कर रहे हैं सुपर कंसेप्ट्स को निकालें क्वेश्चन के अंदर से। है ये सुपर कंसेप्ट क्या है? ये जिन की जान है, इस क्वेश्चन की जान है। ये समझ लिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मैंने इसको ऐड किया है, कुछ में ऐड मैं नहीं कर पाया, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो करता रहूंगा। जी ये था पूरा स्ट्रक्चर, समझ आ गया? यही है, इसके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं। एग्जामिनर कमेंट मार्किंग प्लान जरूर आपने पढ़ना है। क्लियर? फिर इसके बाद आई कैप की बुक का भी इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करवा दूं। पीआरसी में आपने पढ़ा ही होगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, चैप्टर। अच्छा, इसमें ये जो चैप्टर नंबर जब हम रेफरेंस दे रहे होते हैं ना, जैसे आपने देखा कि ये जब मैंने रेफरेंस दिया है, ये चैप्टर 2, अब मैं आई कैप में फर्ज कीजिए ये पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल्स, ये पढ़ना चाह रहा हूँ आई कैप की बुक में किधर है। तो मैंने आई कैप की बुक खोली, उसमें मैंने कहाँ जाना है? चैप्टर 2 पे। शाबाश, चैप्टर 2 पे जाइए, ये आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 पे पहुंच के आगे कहाँ जाना था? सेक्शन 2.2। ये जो पहला ये चैप्टर नंबर है, ये पहला उसका मेन सेक्शन नंबर है और पॉइंट के बाद सब सेक्शन है। जैसे इस चैप्टर में जब आप जाएं तो ये इसका मेन सेक्शन है, ये 1 2 3, और फिर इसके बाद इनके सब सेक्शन आएंगे। ये मेन सेक्शन है, सेक्शन 1, और ये है 1.1 1.2। बाज़ औक़ात पूरा सेक्शन रेलिवेंट होता है ना, तो मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ सेक्शन 1। इसका मतलब होता है सेक्शन 1 में जो कुछ है वो सारी चीज़ें शामिल हो गई। मतलब 1.1 1.2 1.3 मैं लैदा सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, एक ही लिख दूंगा सेक्शन 1। लेकिन बाज़ औक़ात किसी कंसेप्ट में सेक्शन के 2 पैराग्राफ अहम होते हैं, बाकी अहम नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें 1.1 अहम है और 1.2 अहम है। ठीक है, समझ लगी? मेन सेक्शन चैप्टर 2 सेक्शन 1। अगर इसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ रेलिवेंट हो 1.2, तो मैं क्या लिखूंगा? चैप्टर 2 पैराग्राफ 1.2। तो आपने यहां पे पहुंच जाना है चैप्टर पे, और फिर उसके बाद ये मेन सेक्शन है और ये उसका सब सेक्शन 1 है, तो इधर आएगा 1.2। अगर यहां पे फर्ज कीजिए हम आगे चलते हैं सेक्शन 2 पे, तो अब इसका पैराग्राफ क्या आ गया? 2.1, और फिर इसी तरह आगे 2.2 चलेगा। तो समझ आ गई आपको? चैप्टर पे जाना है पहले, फिर उसके बाद मेन सेक्शन पे जाना है, फिर उसके बाद सब सेक्शन जो भी लिखा हुआ है उधर जाके आपने उसको रीड कर लेना है। जी यहां तक क्लियर हो गया? जी जी हाँ, आगे उसका सब पॉइंट है, सब पॉइंट है, हाँ वो भी उसी के अंदर आ जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे भाई ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा सर ये लिखा हुआ है 2.1, तो अगर मैंने किसी कंसेप्ट में लिखा हुआ है आई कैप का चैप्टर 2 सेक्शन 2.1, तो 2.1 में तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो आगे 2.1.1 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस सेक्शन के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी 2.1 में ही है। ये 2.1 ही है, 2.1 का आगे पहला सेंटेंस, फिर आगे 2.1.2 आ जाएगा, वो उसी के आगे सब पॉइंट है।
यानी जैसे हमारा आई कैप में क्वेश्चन होता है ना, मेन क्वेश्चन नंबर, उसके बाद उसका पार्ट 3, पार्ट ए, फिर सब पार्ट 1, उसी तरीके से ये तरतीब चल रही है। ठीक है, जब 2-3 दफ़ा आप इसको ट्रेस कर लेंगे उसके साथ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से नंबरिंग काम कर रही है। क्लियर जी? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए शाबाश, आज के अब कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं जी। पेपर में क्या होगा? पेपर में क्या सेम यही क्वेश्चन आएंगे। सीए के पूरे एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन वो आपको टेस्ट, कभी कभार ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है ना, हम टीचर खुद आई कैप को क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं करो, सेम क्वेश्चन नहीं दो। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन से वो बच्चे की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वो रटा लग जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये क्यों आप कहते हैं, ये तो अव्वल तो आई कैप खुद ही ये इंश्योर करता है सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो। देखें ये मैंने आपको पहले बताया था शायद इंट्रोडक्शन लेक्चर में, आप लोग जिस फील्ड में आए हैं, आपको किस पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एक फ़र्ज़ कीजिए एक डॉक्टर की ट्रेनिंग और एक, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, एक डॉक्टर की ट्रेनिंग है और एक मोची की ट्रेनिंग है, क्या एक जैसी होती है? दोनों ही रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेशन को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, एक जैसे नहीं है। उसी तरह मुझे बताइए, क्या एक सीईओ की ट्रेनिंग, जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसने टॉप लेवल पे बैठ के बिजनेस डिसीजन करने हैं, उसकी ट्रेनिंग, और एक क्लर्क जिसने फाइलिंग का काम करना है, सिर्फ ये फाइल उठा के उधर रखनी है, वो उधर रखनी है, जो फाइल उसको कहा जाए वो निकाल के बॉस के सामने रखनी है, इन दोनों की ट्रेनिंग एक जैसी होनी चाहिए। यही फ़र्क है सीए में और बीए में। मतलब अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा बीए करने वाले वो सारे क्लर्क होते, नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको टफ सिचुएशन दी जाएंगी, किस लिए? ताकि आप उन टफ सिचुएशंस में डिसीजन करने के और परफॉर्म करने के काबिल हों। आई कैप एग्जाम में जब आप जाएंगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी, आई कैप सिर्फ आपके एग्जाम में टेस्ट, कंसेप्ट टेस्ट नहीं करता, आपके नर्व्स भी टेस्ट करता है। और नर्व कैसे टेस्ट करता है? हर एग्जाम में एक ना एक झटका उसने रखा होता है, उसकी वजह से स्टूडेंट समझता है कि मुझे पेपर आता ही नहीं है। वो हर बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है और कैसे इसको मैनेज करना है। बहरहाल ये याद रखिएगा, आपको जिस पोजीशन के लिए तैयार करवाया जा रहा है ना, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑर्डिनरी सिचुएशन फेस नहीं करनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फेस करनी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इससे पहले जो क्वालिफिकेशन होते थे, मुझे भी याद है FA BCom वगैरह में होते थे हम, वो पास पेपर में जब हम देखते थे एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते थे, हमारे टीचर सारा सेशन मुख्तलिफ पढ़ते रहते थे, एंड पे 8 क्वेश्चन देते थे, उसमें से 5 आने होते थे और आते थे, हमेशा आते थे। तो उस क्वालिफिकेशन का जो अंजाम है वो भी आपके सामने है। आपको ये ग्रेजुएशन है, जो पाकिस्तान की ग्रेजुएशन देखें, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकग्निशन भी नहीं है, और वैसे भी अगर आप देखें तो आपको टॉप पोजीशन पे नहीं मिलेंगे ये लोग, क्योंकि वो चीज़ सिखाते ही नहीं है, वो बेड़ा गर्क कर दिया एजुकेशन सिस्टम। बहरहाल चलिए, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। इन शॉर्ट जहन में रखिएगा कि आपने देखें, मैं जब इस फील्ड में आया था, मैं किस लिए, मेरे एक ही चीज़ मुझे पता थी, सीए की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, अर्निंग पावर बहुत ज़्यादा। मे बी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आप लोग जो हैं शायद यही सोच के आए, मैं तो यही सुन के आया था, होती है। लेकिन याद रखिए उस पोजीशन तक आप, वो क्यों होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। ये प्रैक्टिस जो है ना, जो प्रैक्टिकल वर्ड बड़ी बेरहम है, ये सेल्फिश है। ये आपको 1 लाख रुपया तब भी देगी जब आप दूसरे को 2 लाख रुपया कमा के देंगे। अगर आप नहीं कमा के देंगे तो आपको 1000 रुपये की तनख्वाह भी नहीं देगा। तो ये आपने अपने अंदर जितनी ज़्यादा स्किल्स पैदा करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे, आपकी अर्निंग पावर उसी तरीके से बढ़ेगी। प्रैक्टिस में फ़ायदा देंगे किसी को, दूसरा बंदा आपको फ़ायदा देगा। वरना आप ये ग्रेजुएशन क्या कि आप PhD भी कर लें, आप किसी को पैसा कमा के देने के काबिल नहीं है। प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको जॉब पे कोई नहीं रखेगा। तो सिर्फ ये जो डिग्रीज होती हैं किसी काम की नहीं होती। आप खुद, मैं कहने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जर्व करते होंगे या करेंगे आगे चल के, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो आई कैप सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ना ही इसे करने चाहिए, ना ही इसे करने चाहिए।
ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन रखना चाहिए आई कैप ने हमारी सोसाइटी में से क्रीम उठानी है, क्रीम टॉप लेवल के लोग, हर एक को उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी नहीं है, उसका असूल है कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट की सप्लाई ज़्यादा नहीं, आई कैप को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसने अपना क्वालिटी का लेवल ही ऐसा रखा हुआ है कि सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, तो आपने टॉप कोशिश करना है अपनी क्लास के अंदर भी टॉप 10% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आए। ठीक है, वैसे तो टॉप 30-40% वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाते हैं, लेकिन टाइम उनको ज़्यादा लग जाता है। विद इन टाइम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोशिश करना है हर सब्जेक्ट में क्लास के टॉप 10 100 स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करें टॉप 10 में आपका नाम है। टॉप 10 में नहीं आ सकता तो चले टॉप 30-40 तक आ ही जाए। 40 से नीचे ना फिर क्वेश्चन मार्क होता है कि मे भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएँ या ना बन पाएँ। ठीक है, 40 से ऊपर जो टॉप 40 में होते हैं उसमें हमें अंदाज़ा होता है, मतलब अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाएगा, अगर लगा रहेगा तो, छोड़ेगा नहीं तो बन ही जाएगा। और टॉप 10 के बारे में हमें अंदाज़ा होता है कि ये विद इन मिनिमम टाइम इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ। देखिए शायद ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताई थी ये बात, वो क्लासेस होती हैं ज़्यादा होती हैं तो भूल जाते हैं कि किस क्लास में क्या बात कही थी, कि कोई भी सब्जेक्ट का जो स्टार्ट होता है ना बड़ा क्रिटिकल होता है, बेस बनानी होती है हमने, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए ना कंसेप्ट की तो वो कंसेप्ट आगे फिर गलत चलता है। छोटा कंसेप्ट गलत तो उसके ऊपर जो बड़ा कंसेप्ट बिल्ड होगा वो भी गलत हो जाता है। तो आपने बड़े ध्यान से जिस तरीके से मैंने समझाना है ना उसी तरीके से आपने इन कंसेप्ट्स को समझते जाना है। और देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो किसी भी प्रोफेशन के जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना डिफरेंट, उनका आपस में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कहेगा कि जी इस पेशेंट की सर्जरी कर दो। कोई दूसरा डॉक्टर है वो कहेगा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। कोई तीसरा हो सकता है कुछ और सजेशन दे दे। तो इसमें प्रोफेशनल्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस टीचर के पास भी हैं आपने उस टीचर को फॉलो करना है। बाज़ औक़ात प्रोफेशन में मैं अंदाज़ा हूँ ना, आप तो अभी स्टार्ट हुआ है, इधर उधर की बातें घूम फिर रही होती है, ये ऐसे है, ये कंसेप्ट ऐसे है, उस टीचर ने ऐसे पढ़ा दिया, उसने गलत कर दिया, इसने ठीक कर दिया, ये ऐसा था, ये वगैरह वगैरह। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हम कभी भी किसी भी दूसरे टीचर की बात को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर टीचर। आपने सिर्फ जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं आपने उसी की बात को फॉलो करना है। क्लियर? मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या प्रॉब्लम किस जगह पे है, कहाँ पे है, कुछ छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। सिर्फ उसी चीज़ को पिक करना है जो क्लास में आपके टीचर के मुंह से निकलेगी, जो टीचर बताएगा। बाकी इधर उधर की सारी बातें आपने इग्नोर करनी है। डेफिनेशन किस लिए? क्योंकि ये वो कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे पूरे लॉ में आगे तकरीबन हर चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने इससे पहले किसी सब्जेक्ट में स्टडी किया होगा कि टोटल 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। बिजनेस लॉ से मुराद ऐसे लॉज जो बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं। एक क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, क्रिमिनल लॉज। ठीक है, बिजनेस लॉ से मुराद क्रिमिनल लॉज नहीं है। जैसे कोई बंदा अगर चोरी कर लेता है वो बिजनेस लॉ में डिस्कस नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ने किसी दूसरे को धोखे से कोई चीज बेच दी है, इस पे बिजनेस लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो बिजनेस लॉज किस पे अप्लाई होते हैं? ऐसे लॉज, बिजनेस लॉज क्या? ऐसे लॉज जो बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं। बिजनेस कितनी तरह के हैं? 3 तरह के, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो मुझे बताइए लॉज किस वाले बिजनेस पे अप्लाई होंगे? तीनों पे अप्लाई होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी, पार्टनरशिप पे भी, कंपनी पे भी। आई कैप ने आसानी हमारे लिए क्या की कि उसने 2 बिजनेस लैदा कर दिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और कहा एक सब्जेक्ट में बच्चों को इनके लॉ सिखाए जाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट होगा कंपनी लॉ कैफ 7, उसमें कंपनी से रिलेटेड लॉ सिखाए जाएंगे।
तो उसने 3 को 2 हिस्सों में कर लिया। तो जो कैफ 4 का स्कोप क्या है, इसमें जो ज़्यादातर लॉज हम स्टडी करेंगे, ज़्यादातर लॉ स्टडी करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे अप्लाई हो रहे होंगे। और कंपनी लॉज कब पढ़ेंगे? कैफ 7 कंपनी लॉ में। अच्छा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे जो बिजनेस पे, मुझे बताइए एक किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी इतनी काउंटिंग आपने किया जिसका टेस्ट इम्तिहान लेते हैं, किसी भी बिजनेस में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन अकर होती है वो कौन सी होती है? शाबाश, सेल परचेज, एग्जैक्टली सेल परचेज। तो बताइए आपको सबसे पहला जो लॉ सिखाना चाहिए बिजनेस के वाले से, वो किस से रिलेटेड होना चाहिए? ट्रांजैक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, जब कभी सेल एंड परचेज होती है तो क्या कोई दो लोग आपस में मिल बैठ के एग्री करते हैं, सर ये चीज़ बताइए कितने की है, इसकी क्वालिटी, इस क्वालिटी की चीज़ चाहिए मुझे, इस क्वांटिटी में चाहिए, बताइए क्या रेट देते हैं? इन्होंने कोई रेट दिया, मैंने कहा नहीं नहीं सर ये 1000 रुपया रेट तो ज़्यादा है, देखिए मैं आपसे 1-2 चीज़ें थोड़ी खरीद रहा हूँ, 500 चीज़ें खरीद रहा हूँ, आप 1000 रुपये का रेट दे रहे हैं एक चीज़ का, मैं तो 800 रुपया दूंगा। उन्होंने कहा नहीं सर आप 900 दे दीजिए, मैंने कहा चलिए 900 में डन कीजिए। क्या इस तरह की बारगेनिंग होती है? अब ये जो बारगेनिंग के बाद एंड पे हम दोनों ने आपस में एग्री किया किस चीज के ऊपर कि 500 यूनिट खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 900 पर यूनिट, ये एक एग्रीमेंट कहलाता है। आम जबान में हम इसे एग्रीमेंट कहते हैं, लॉ की लैंग्वेज में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आज से पहले शायद एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आपने एक ही लफ्ज़ सुना, उमूमी तौर पे एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कभी कभार आपने सुना होगा लफ्ज़, लेकिन इसका मतलब यही है आम ज़बान में। लेकिन लीगली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है। तो हम जो लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं सीखना वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी जब कभी आप एज बायर या एज सेलर किसी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें आपके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं और दूसरी पार्टी के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर दरमियान में कहीं कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो उस डिस्प्यूट को हल कैसे किया जाएगा, उस डिस्प्यूट में कौन सही है कौन गलत, ये डिसीजन कैसे किया जाएगा, सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही सिखाता है। सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये तकरीबन हमारा चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक चलेगा। 8 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप क्या है, ये हमें क्या सिखाता है कि जब बायर और सेलर आपस में एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में इनके राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। और अगर इनमें कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जो कि एग्जाम क्वेश्चन में हमेशा डिस्प्यूट अराइज होगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बनती ही तब है जब उसमें कोई ट्विस्ट होता है, जब कोई ट्विस्ट ना हो स्टोरी ही ना बने, उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना ले। तो इसीलिए एग्जाम में जो भी केस स्टडीज आएंगी बाइंग या सेलिंग की, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, आपने डिसाइड करना होगा इसमें कौन सही है कौन गलत है और अब क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा क्या बताता है, जब दो पार्टीज आपस में सेल या परचेज का एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, ये है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अच्छा, सबसे पहली चीज देखिए, कुछ अल्फाज होते हैं, मैंने बताया हर सब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक होते हैं। अकाउंटिंग में जब आप यही चीज पढ़ते थे तो आप टर्म यूज करते थे बाइंग और सेलिंग के, बाइंग और सेलिंग की, के गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पे पार्टीज के लिए वर्ड बायर और सेलर यूज नहीं करेंगे कभी। लॉ में हम पार्टीज के लिए वर्ड बायर और सेलर, ये काउंटिंग की टर्म थी, पार्टीज वही होंगी, एक बायर होगा एक सेलर होगा, उनके लिए वर्ड बायर और सेलर यूज नहीं करेंगे। तो क्या वर्ड यूज करेंगे ये मैं अब आपको सिखाने लगा हूं। ध्यान से आपने इनको सीखना है और समझना है।
सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, वो कौन सा फेज है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कहता है सर, जैसे मैं एक दुकानदार हूं और मैंने कोई चीज़ बेचनी है, या यूं कह लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने गाड़ी बेचनी है, तो मैं इनसे कहूँगा भाई क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख में। ये मैंने इनको एक स्टेटमेंट दी। लॉ की लैंग्वेज में स्टेटमेंट को कहते हैं हम ऑफर। मैंने इनको ऑफर की। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, ये याद रखें, ऑफर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को कर सकती है। मैं इन्हें ये कहूँ क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, मैं भी ये कह सकता हूं इनको, और ये भी मुझे कह सकते हैं क्या कि सर क्या आप अपनी गाड़ी मुझे बेचेंगे। दोनों सूरतों में ये ऑफर ही कहलाएगी, यानी ऑफर टू बाय समथिंग भी हो सकती है, ऑफर टू सेल समथिंग भी हो सकती है। तो ऑफर क्या है? किसी से कोई चीज पूछना कि भाई क्या हम आपकी ये चीज खरीदना चाहते हैं, क्या आप ये चीज हमें बेचेंगे। या एक बंदा कहेगा मैं ये चीज आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप ये चीज खरीदेंगे। ऑफर समझ लग गई क्या है? ऑफर अभी सिर्फ वन साइडेड है, ज़हन में रखिएगा, ये वन साइडेड स्टेटमेंट है, इसमें दूसरी तरफ से अभी कुछ भी नहीं पता क्या होगा। ये एक पार्टी वन वे है। जो बंदा ऑफर कर रहा होता है इसको लॉ कहता है ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाती है इसको कहा जाता है ऑफरी। जो बंदा ऑफर कर रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है वो है ऑफरी। यही कह रहा है ऑफर क्या है, ऑफर बताया है। when one person shows his willingness, कि वो तैयार है, विलिंगनेस अभी एग्री नहीं हुआ, वो अपनी विलिंगनेस शो करवा रहा है, तैयार है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। एक एग्जांपल के जरिए इसको भी एक्सप्लेन करता हूं मैं, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं करना। फोकस किसके ऊपर करना है? टू डू। केस स्टडी इसी के ऊपर बेस करेंगे। आपको लग रहा होगा 50% कंसेप्ट इसमें, 50% कंसेप्ट इसमें है, गलत लग रहा है। 98% कंसेप्ट इसमें है, 2% कंसेप्ट इसमें है। तो आपको ये मुश्किल लग रहा होता है ना, तो जो चीज़ मुश्किल लग रही होती है हम ज़्यादा जोर उसके ऊपर दे रहे होते हैं समझने में। टू डू समथिंग तो समझ आता है, नॉट टू डू क्या होगा, नॉट टू डू क्या होगा, नॉट टू डू क्या होगा, गलत साइड में सोच रहे हैं, नहीं सोचना। ठीक है, सोचना किसके ऊपर? इसके ऊपर। मुझे अंदाज़ा है कि आगे चल के ये क्या कंसेप्ट कहाँ पे खुलेगा। 98% टेस्टिंग इसमें से होनी है, 2% टेस्टिंग शायद कभी इसमें से हो, वो भी शायद। ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि आपने किसके ऊपर ज़्यादा सोचना है, किसके ऊपर ज़्यादा सोचना है। जो मुश्किल चीज़ है उसके ऊपर नहीं ज़्यादा सोचना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा सोचना है। तो ये ऑफर समझ आ गई आपको क्या है? व्हेन वन पर्सन शोज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो जो ऑफर करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? ऑफरर। और जो जिसको ऑफर की जाती है ऑफरी। मैं अपने घर से निकला, सामने देखा रिक्शे वाला खड़ा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा भैया कॉलेज चलोगे? इसमें बताइए ऑफरर कौन है? मैं ऑफरर हूं। ऑफर कौन है? रिक्शे वाला। बिल्कुल। मैं स्टॉप पे खड़ा था, करीब से चिंगची वाला गुजरा। चिंगची वाले ने गुजरते गुजरते इशारा किया, सर जी जाना है। अब इसमें ऑफरर कौन है? चिंगची वाला। और ऑफरी कौन है? क्लियर हो गया? ऑफर क्या है समझ आ गई? ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है ये भी समझ आ गई। अच्छा, जब किसी को ऑफर की जाती है क्या लाजमी है कि दूसरे की तरफ से यस हो या नो भी हो सकती है? जब जिस बंदे को ऑफर की जाए उसकी तरफ से नो हो जाए तो उससे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑफर।
या रेवोकेशन ऑफ ऑफर, मुश्किल लफ्ज है रेवोकेशन, रिवोक करना। इंग्लिश में पढ़ा कभी ये लफ्ज? पढ़ा हुआ इंग्लिश वोकैबुलरी में। रिवोक, REVOCATION या REVOKE, रिवोक वर्ब है ये। हाँ, के साथ भी होता है, और अगर वो नाउन बन जाए, यहाँ क्या कहते हैं उसको, वो CATION हो जाए। हाँ, रेवोकेशन का मतलब कैंसलेशन। तो जब जिसको ऑफर की जाए वो नो कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवोकेशन। और जब यस कर दे, एक्सेप्टेंस। ठीक है। और अगर साइलेंट रहे, ना यस किया ना नो किया, ये ना रिजेक्शन है ना एक्सेप्टेंस है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, खास तौर पे ये जनरल रूल है। आगे मजीद कंसेप्ट स्टडी करेंगे। बहरहाल जिसको ऑफर की, यस कर दे एक्सेप्टेंस, नो कर दे रिजेक्शन या रेवोकेशन, साइलेंट रहे तो ये डिपेंड करेगा। शाबाश। अच्छा, ऑफर नॉट टू डू समथिंग, ये तो डू समथिंग की होगी ना बात, सर जाना है या गाड़ी बेचनी है आपने। नॉट टू डू की एग्जांपल सुन लें। मैंने इन भाईजान को ऑफर की, अगर आप 1 महीना मोबाइल इस्तेमाल ना करें मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। एक कंपनी ने, मैं पढ़ा था आर्टिकल जी, ऑफर की भी थी कि आपने एक सर्टेन पीरियड मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है और आपको $1 लाख इनाम दिया जाएगा। लोग नहीं कर सके थे। तो बताइए, अगर मैं भाईजान को ये कहूं कि आपको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा अगर 1 महीने तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ये ऑफर टू डू समथिंग की है कि ऑफर नॉट टू डू समथिंग? नॉट टू डू समथिंग की है। ठीक है। चचा ने भतीजे से कहा अगर तुम सिगरेट छोड़ दो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल इनाम में दूंगा। अब ये ऑफर टू डू समथिंग की है कि नॉट टू डू समथिंग? नॉट टू डू समथिंग की है। मैं आपको 5 लाख रुपए, ये तो जनरल सोशल एग्जांपल होगी ना, कमर्शियल एग्जांपल। मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, मेरी भाई की दुकान एक ही मार्केट में है, भाई की दुकान पे ग्राहक ही ग्राहक होते हैं, मेरी दुकान पे ग्राहक कोई आता नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई को, भाई मेरे से 5 लाख रुपया ले लो, उसके बाद तुमने इस मार्केट में बिजनेस नहीं करना। ऑफर टू डू समथिंग है या नॉट टू डू समथिंग? नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। तो ऑफर टू डू समथिंग की भी होती है, नॉट टू डू, समझ आ गई? हाँ, लेकिन आपने ज्यादा फोकस इसके ऊपर नहीं करना, ज्यादा फोकस आपने ऑफर टू डू समथिंग पे करना है। अब आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी, कौन? व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स, ऑफरी भी अहम लफ्ज है, कम्युनिकेट करता है क्या? हिज कंसेंट टू ऑफरर, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि जब ऑफरी कम्युनिकेट करे अपनी कंसेंट को, किसको? ऑफरर को, तो वो है एक्सेप्टेंस। व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट करे, भाईजान से कहा भाई क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे? साथ वाले ने कहा जी सर मैं खरीदूंगा। क्या एक्सेप्टेंस है? क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है? शाबाश। एक्सेप्टेंस में उसने पहली चीज कही कि ऑफरी एक्सेप्टेंस दे। भाई जिसको ऑफर की जाए ना वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई और नहीं। ये नहीं है कि मैंने ऑफर किसी और को कही कि एक्सेप्टेंस किसी और ने दे दी, ना 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 ना। हाँ, अगर मैं ऑफर इस तरीके से करता हूं, क्या आप दोनों में से कोई मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेगा, फिर ये भी ऑफर एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, वो ठीक होगा। लेकिन फिर तीसरा बंदा नहीं दे सकता। तो एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? इसीलिए एक्सेप्टेंस में से पहले लिखा ऑफरी। दूसरा उसने लिखा कम्युनिकेट, कि वो कम्युनिकेट करे अपनी कंसेंट यानी रजामंदी को। अगर वो कम्युनिकेट करेगा अपनी ना रजामंदी को कि नहीं मुझे नहीं मंजूर, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो तो रेवोकेशन हो जाएगी। जब उसने कम्युनिकेट करना है अपनी कंसेंट को, यहां पे लफ्ज है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है?
आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे को, आप कितने तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन वर्बली कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन लॉ कहता है कम्युनिकेशन जो है वो 3 तरह से हो सकती है। कम्युनिकेशन बल्कि दो बड़ी टाइप्स हैं, एक के अंदर ही आगे सब टाइप्स आ जाती है। कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है? एक है एक्सप्रेस, एक है इम्प्लाइड। ये 2 तरह की कम्युनिकेशन है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? आप क्लियरली बाय वर्ड्स दूसरे को यस करते हैं। ये वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, ये वर्ड्स वर्बल भी हो सकते हैं, दोनों ही एक्सप्रेस में आएंगे। एक्सप्रेस का मतलब क्लियरली। लेकिन लॉ ने एक दूसरी कम्युनिकेशन का तरीका भी दिया है, वो है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या होता है? आप बाय वर्ड नहीं कम्युनिकेट करते, आप बाय कंडक्ट कम्युनिकेट करते हैं। कंडक्ट कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं इनसे पूछूं क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे? 5 लाख में खरीदेंगे। अब इन्होंने जवाब नहीं दिया, ना बोल के दिया ना लिख के दिया, इन्होंने सर हिला दिया। बताइए क्या एक्सेप्टेंस हो गई? कम्युनिकेट। यस। ये कौन सी एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड कौन सी होती है? बाय कंडक्ट। एक्सप्रेस कौन सी होती है? बाय वर्ड्स। वर्बली भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, दोनों ही एक्सप्रेस है, दोनों ही एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड कौन सी है? बाय कंडक्ट। ठीक है जी। अच्छा अब सुनिए, मैंने इन भाईजान को कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे? इन्होंने सर नहीं हिलाया, 5 लाख रुपया टेबल पे रख दिया, उनका ये ले सर। ठीक है, क्या ये भी एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। हम मोबाइल शॉप पे गए, हमने मोबाइल शॉप वाले से कहा सर मोबाइल कितने का है? उसने कहा 50,000 का। हमने कहा सर 45,000 में देंगे आप? उसने कहा 45,000 में नहीं दूंगा। ये ऑफर की क्या हुई? रेवोकेशन, रिजेक्शन हो गई, रिजेक्शन। मैंने कहा अच्छा, मैंने जेब से 47,000 निकाला। मैंने कहा सर मैं सिर्फ 47,000 ही दे सकता हूँ, और 47,000 उसके सामने टेबल पे काउंटर पे रख दिया। उसने कुछ भी नहीं बोला, 47,000 उठाया, गिना और अपने पास रख लिया। क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये भी एक्सेप्टेंस है। कौन सी एक्सेप्टेंस है? इम्प्लाइड। तो एक्सेप्टेंस 2 तरह की होती है, एक्सप्रेस भी है, इम्प्लाइड भी है। लेकिन याद रखें, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और चीज है, साइलेंस और चीज है। अगर मैंने उससे कहा क्या आप ये 47,000 ये लीजिए, और वो चुप करके उसने पैसे नहीं उठाए, उसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, वो दूसरे कस्टमर के साथ डील करना शुरू हो गया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये साइलेंस है, उसने नो रिस्पॉन्स। देखिए जो इम्प्लाइड होता है ना, ये भी बाय बिहेवियर कोई बंदा रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ठीक है, इम्प्लाइड में बाय कंडक्ट रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, साइलेंस में तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। दोनों में फर्क है। क्लियर हुई बात? चलिए आज के लिए इतना काफी है। ये प्रोमिसर और प्रोमिजी ना, ये मैंने आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कर दिया इसकी जगह पे, और ये साइलेंस नहीं है, ये बता दिया आपको। एंड पे एक छोटी सी एग्जांपल, सिर्फ छोटी सी टेस्ट करना चाहता हूं आपका कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। वो यहाँ पे कंसेप्ट समझाते हुए ना, वो बचपन में कोई मूवी देखी थी वो ज़हन में आ जाती है। वो होता मूवी में कुछ यूँ है कि गांव का एक होता है नाई, उसका बेटा, और वो जो चौधरी साहब की बेटी के साथ शादी करना चाहता होता है, और वो अपने वालिद को कहता है कि आप चौधरी साहब के घर रिश्ता लेके जाइए।
चौधरी जो उनका बाप नहीं होता है वो चौधरी साहब के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है। जब रिश्ते की बात जैसे ही चलाता है, चौधरी साहब को कहता है, चौधरी साहब क्या आपको अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता कबूल है? चौधरी साहब कहते हैं ठहरो अभी जवाब देता हूँ। वो अपने कुत्ते उस पर छोड़ देते हैं। अच्छा, जब कुत्ते जो भी ड्यूटी होती है वो पूरी कर लेते हैं, काट कूट लेते हैं, तो एंड पे जो नाई होता है वो फिर पूछता है चौधरी साहब फिर मैं ना समझा। तो मुझे बताइए चौधरी साहब ने कोई जवाब दिया कि नहीं दिया? देखिए उन्होंने ना यस किया नो किया, एक्सप्रेस कुछ नहीं था, इम्प्लाइड क्या बाय कंडक्ट था? बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस थी कि रिजेक्शन थी? रिजेक्शन थी। शाबाश, आप कहेंगे तो उसका मतलब है एक्सेप्टेंस भी बाय कंडक्ट हो सकती है और रिजेक्शन भी। और अगर चौधरी साहब जवाब ना देते बल्कि अपने मुलाजिम से कहते जाओ मिठाई के टोकरे लेके आओ, और तो फिर ये क्या होता? ये एक्सेप्टेंस होती, ये है बाय कंडक्ट। तो लॉ याद रखिएगा अल्फाज को भी कंसीडर करता है, लॉ कंडक्ट को भी कंसीडर करता है। कंडक्ट की बेस पे भी एग्रीमेंट हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाती है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर चौधरी साहब कहते कि मुझे सोचने का कुछ टाइम दीजिए, मुझे सोचने का कुछ टाइम दीजिए, तो क्या वो घर जाके अपने बेटे को कह देता हाँ हो गई है? नहीं। और फिर अगर चौधरी साहब की तरफ से जवाब आया ही नहीं, जवाब आया ही नहीं, तो क्या फिर कहा जा सकता है एक्सेप्टेंस हो गई है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस है। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होती है, एक्सप्रेस भी इम्प्लॉयड भी, लेकिन साइलेंस के जरिए से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं। फर्क समझ आ रहा है साइलेंस में और इम्प्लॉयड में? साइलेंस में कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, इम्प्लॉयड में कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज या कंडक्ट के जरिए से शो करवाया जाता है कि यस है या नो। डन जी। चलिए इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जो मैंने प्लान किया होता है उसके मुताबिक डिस्कशन ज़्यादा होती है, कंप्लीट नहीं होता। इस सिचुएशन में असाइनमेंट आपकी थोड़ी सी रिवाइज हो जाया करेगी, तो जो रिवाइज असाइनमेंट हुआ करेगी वो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, असाइनमेंट क्लास में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन अगर कभी कोई असाइनमेंट रिवाइज हो, वैसे मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस के ऊपर आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूँ, तो आपने ग्रुप में भी असाइनमेंट को देख लिया करना है कि कहीं कोई रिवाइज तो नहीं होगी। ठीक है जी, वरना अगर कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब जो आपको क्लास में असाइनमेंट दी गई यही आपने करनी है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।